गुड मॉर्निंग एवरीवन। फोर्थ लेसन पढ़ेंगे मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियाँ। सबसे पहले देखते हैं बस्ती क्या होती है। बस्ती, हम बस्ती से अर्थ लगाते हैं कि कुछ एक घर या कुछ एक ढाणियाँ जिसको बस्ती कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। छोटे छोटे घरों से लेकर या एक छोटी सी ढाणी से लेकर बड़े से बड़े महानगर नगर है वो बस्ती कहलाते हैं। निवास एक शब्द और आएगा आपके सामने, निवास। निवास है मनुष्य की मूल इकाई है। निवास का अर्थ होता है रहना। मनुष्य ने किसी स्थान पर रहना शुरू किया, उसी से शब्द बना है निवास, और एक मूल इकाई है। अब निवास से एक झोंपड़ी से लेकर एक फ्लैट तक को भी हम निवास कहते हैं, क्योंकि झोंपड़ी में भी लोग रहते हैं और एक फ्लैट में भी या बड़े मकानों में भी लोग रहते हैं। बात आती है बस्तियों के प्रकार की। बस्ती, मानव बस्तियों के दो प्रकार हैं। मानव बस्तियों के प्रकार, एक है ग्रामीण और दूसरा है नगरीय। ग्रामीण से आप समझ रहे हैं, ग्रामीण का अर्थ होता है गांव से, और नगरीय का अर्थ होता है नगरों से, कि जो लोग गांव में रहते हैं वो ग्रामीण बस्तियों में रहते हैं और जो लोग नगरों में रहते हैं वो नगरीय बस्तियों में रहते हैं। अब बस्तियों के अनेक आकार और प्रकार पाए जाते हैं। आकार का मतलब वो कितनी बड़ी है। नगरीय बस्तियां बड़ी होती है, ग्रामीण बस्तियां हैं वो छोटी होती हैं। अब दोनों में एक अंतर दिया गया है। ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियों में अंतर क्या है? पहला है, ग्रामीण बस्तियों में विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियां। विरल का मतलब जो मकान है वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। जैसे ये अंतर लिखेंगे तो हमें बीच में एक लाइन लगानी है। एक साइड लिखना है ग्रामीण बस्तियां और दूसरी साइड लिखना है नगरीय बस्तियां। उसके बाद में पॉइंट शुरू करने हैं। जैसे कि पहला पॉइंट लिखेंगे कि ग्रामीण बस्तियां, इसमें मकान है वो एक दूसरे से दूर होते हैं। नगरीय बस्तियों में मकान है वो एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, सटे हुए होते हैं। दूसरा है ग्रामीण बस्तियां कृषि। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाकलापों पर निर्भर करते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप, क्रियाकलाप का अर्थ होता है काम करना। जबकि नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग द्वितीयक, तृतीयक क्रियाकलापों में काम करते हैं। प्राथमिक में आता है कृषि, आखेट, संग्रहण, खनन। खनन होता है खनिजों को खोदकर बाहर निकालना। संग्रहण का अर्थ होता है इकट्ठा करना। और आखेट का जानवरों को मारकर खाना। कृषि, मछली पालन, मत्स्य पालन। मछली पालन, मत्स्य पालन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। एक संस्कृत का है, मत्स्य शब्द संस्कृत का है, और एक इसमें है पशुपालन। ये सारे की सारी प्राथमिक क्रियाकलाप है। द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं उद्योग, उद्योगों में काम करने वाले लोग। तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं व्यापार, वाणिज्य, दूर संचार में काम करने वाले लोग। फिर है वे अपने जीवन का पोषण है अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति। ग्रामीण बस्तियां भूमि आधारित प्राथमिक, सिंपल सा लिखना है हमें तीसरे पॉइंट में, कि गांव में रहने वाले लोग हैं वो अपने आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति है वो प्राथमिक क्रियाकलाप से करते हैं, चाहे वो कृषि से करते हो, चाहे आखेट से करते हो या संग्रहण से करते हो। इसमें आप नगरीय बस्तियों में लिखेंगे कि नगरीय बस्तियों में रहने वाले लोग अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति है वो, या आजीविका की पूर्ति है वो द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में काम करके करते हैं, जैसे कि उद्योगों में काम करना या परिवहन या संचार में काम करना। चौथा है कि ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं, इसलिए सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। गतिशील का मतलब इधर उधर कम जाना, क्योंकि शहर के लोग हैं वो काम की तलाश में बड़े से बड़े शहरों में चले जाते हैं। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं। सामाजिक रूप से संबंध अच्छे होते हैं, सिंपल लिख देना कि ग्रामीण लोगों के सामाजिक रूप से संबंध अच्छे होते हैं। जबकि शहरों के लोग हैं उनके सामाजिक संबंध है वो अच्छे नहीं होते। उनकी सोच है वो थोड़ी संकीर्ण होती है, उनकी सोच थोड़ी संकीर्ण होती है। इसमें लिखा भी है कि नगरीय क्षेत्रों में जीवन का ढंग जटिल और तीव्र होता है, यानी उनके जीवन यापन का तरीका अलग होता है, उनकी सोच थोड़ी संकीर्ण होती है। वो सिर्फ और औपचारिक और व्यक्तिगत रूप से ही एक दूसरे को जानते हैं। उसके बाद में है बस्तियों के प्रकार हैं। बस्तियों के प्रकार में पहली है गुच्छित बस्ती। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, जिसमें गुच्छित बस्ती, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, पहली है गुच्छित बस्ती। अब इसे गुच्छित शब्द से आप देखो, ये शब्द है वो जैसे कि अंगूरों का गुच्छा होता है,
उसी प्रकार यहाँ पर मकान है वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, एक दूसरे के सटे हुए होते हैं। और इस प्रकार के जो मकान है वो मुख्य रूप से नदी घाटी वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। उसके बाद में आती है दूसरी, जिसमें कि इसमें सारे क्षेत्र बताए भी गए हैं। दूसरी है अर्धगुच्छित अर्धगुच्छित बस्ती। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर है, गुच्छित और अर्धगुच्छित में। गुच्छित में मकान बिल्कुल एक दूसरे के निकट होते हैं, अर्धगुच्छित में मकान है वो थोड़े दूर होते हैं। यहाँ पर गलियाँ हैं उनकी चौड़ाई कुछ ज़्यादा होती हैं। तीसरा है पल्लीकृत बस्तियाँ। तीसरा है पल्लीकृत बस्तियाँ। अब इसमें बस्तियां दो होती है लेकिन दोनों का नाम एक ही होता है। जैसे एक बड़ा गांव है, एक बड़ी बस्ती है। अब इस बस्ती में से कुछ एक लोग या कुछ एक यहाँ से लोग हैं वो अलग से इसी के निकट एक अलग बस्ती बना लेते हैं। दोनों का नाम एक ही होता है लेकिन दोनों से अलग अलग क्षेत्रों पर रहते हैं। इसको पल्लीकृत। बहुत से गाँव मिल जाते हैं, एक बड़ा गाँव होता है और उसके निकट एक छोटा गाँव होता है और दोनों का नाम एक होता है, वो आता है पल्लीकृत में। उसके बाद में है एकाकी बस्तियाँ। चौथा है एकाकी बस्तियाँ। एकाकी बस्तियों में, इस प्रकार की बस्तियों में 8-10 घरों से बनी छोटी छोटी बस्तियां होती है। आपने कई बार देखा होगी गांव के निकट है कुछ लोग ढाणियाँ बना लेते हैं जहाँ पर 5-7-10 ढाणियाँ एक साथ बनी होती है, उसको एकाकी बस्तियां कहते हैं। आपको शॉर्ट में इसलिए कराया है क्योंकि आप एक बार इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्षेत्र जरूर बताने हैं। सबसे पहले आप गुच्छित बताओ, गुच्छित क्या होता है, उसके बाद में उसके क्षेत्र। उसके बाद में आप अर्धगुच्छित बताओगे, अर्धगुच्छित क्या होता है कि इसमें गलियों की चौड़ाई अधिक होती है, मकान है वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाते हैं। पल्लीकृत बस्तियाँ, इसमें दोनों बस्तियों का नाम एक होता है लेकिन एक बड़ी बस्ती होती है, दूसरी छोटी बस्ती होती है। किसी कारणवश बड़ी बस्ती से लोग हैं वो अलग से मकान बना लेते हैं जिससे कि उसका एक छोटा रूप बन जाता है। इसी प्रकार प्रेक्षित या एकाकी बस्तियां, यहाँ पर 5-7-10 घर होते हैं, ढाणियाँ होती हैं जिनको एकाकी प्रेक्षित बस्तियां कहते हैं और गांव से थोड़े दूर होते हैं। उसके बाद में है गुच्छित और प्रेक्षित बस्तियों में अंतर बताना है। अब अंतर आप याद करोगे तो पीछे जो पैराग्राफ है वो अपने आप याद हो जाएंगे, या फिर आप पैराग्राफ याद करोगे तो अंतर अपने आप याद हो जाएंगे। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार निर्धारित करने वाले कारक। अब ग्रामीण बस्तियों के प्रकार निर्धारित करने वाले कारक। अब ये कौन कौन से कारक हैं जो कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को निर्धारित करता है। अब प्रकार क्या होता है कि ग्रामीण बस्तियां हैं वो लंबाकार हो सकती है, आयताकार हो सकती है, अरीय रूप में हो सकती है, सारे के सारे उनके रूप होते हैं। इसमें एक तो है भौतिक कारक, भौतिक कारक। अब भौतिक कारक में हम देखते हैं क्या क्या है कि बस्तियों के प्रकार और उन विभिन्न बस्तियों के बीच आपसी दूरी के निर्धारण में उच्चावच। उच्चावच का अर्थ होता है जैसे कि उच्चावच, ये पहला पॉइंट हमारा उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है कि कोई भी स्थान जहाँ पर बस्ती बसी हुई है वो स्थान समतल भूभाग है या फिर ऊंचा नीचा है। उसके बाद में दूसरा इसमें पॉइंट बताया इसने ऊंचाई की, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी बस्तियों का आकार है वो बिल्कुल एकाकी बस्तियाँ होती है वहाँ पर। और तीसरा है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र ये शब्द आता है +1 में लेसन है उसमें आता है। अपवाह का मतलब होता है बहना, यानी कि जहाँ पर नदियाँ बहती है वहाँ पर बस्तियों का आकार है वो गुच्छित होता है। चौथा उसमें है भौम जल स्तर। भौम जल स्तर कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में पानी कैसा है या कितना पानी है। जहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में पानी है वो उपयोग के लायक होता है, अलवण जल होता है यानी कि मीठा जल होता है, तो वहाँ पर बस्तियों का आकार है वो गुच्छित होता है। उसके बाद में है सांस्कृतिक और सामाजिक कारक। दूसरा है सांस्कृतिक व सामाजिक कारक। अब संस्कृति है वो भी बस्तियों को प्रभावित करती है कि जिस बस्ती में एक ही संस्कृति के लोग रहते हैं उसका आकार बड़ा होता जाता है। अगर वहीं पर 2 या 3 से संस्कृति लोग रहते हैं आपस में भेदभाव होता है और जाति व्यवस्था या जनजाति व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, इसलिए अभिविन्यास से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे इसने कहा है कि नरजातीय, नरजातीय का मतलब होता है मनुष्य की जातियाँ। नर का अर्थ होता है नर या मनुष्य, मनुष्य की जातियाँ, क्योंकि मनुष्य अनेक जातियों में बंटा हुआ है।
सांस्कृतिक कारक जैसे कि जनजातीयता, जाति व्यवस्था या सांप्रदायिक पहचान है वो धर्म से संबंधित होती है। आदि भी ग्रामीण बस्तियों के अभिविन्यास को या प्रकार को प्रभावित करते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें सुरक्षा संबंधी कारक। सुरक्षा संबंधी कारक मुख्य रूप से प्राचीन युग में, प्राचीन या फिर आधुनिक भी बात कर सकते हैं, जो बस्तियों का निर्माण है वो या बस्तियां बनी थी वो सुरक्षा संबंधी कारकों से बनी थी, क्योंकि उस समय चाहे जंगली जानवरों से डर के कारण लोग एक स्थान पर इकट्ठा रहना पसंद करते थे, या किसी विदेशी आक्रमण के कारण लोग एक स्थान पर रहना पसंद करते थे। और मुख्य रूप से ऐसे स्थान पर या तो नदी की एक ओर, जैसे कि यहाँ से नदी बहती है, अगर उनको खतरा है, इधर से किसी आक्रमण का खतरा है, नदी के दूसरी ओर रहना पसंद करते थे, या फिर ऊंचे क्षेत्रों में रहना पसंद करते थे जहाँ पर उनको किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। तो सुरक्षा के कारणों से भी लोग हैं वो एक स्थान पर रहना पसंद करते, और जिससे कि धीरे धीरे बस्तियों का निर्माण होता गया और बस्तियों ने बड़ा रूप धारण कर लिया। अब आपको करना है ग्रामीण बस्तियां क्या होती है, प्रकार और इसको प्रभावित करने वाले और निर्धारित करने वाले कारक करने हैं। थैंक यू। करो सर।